जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम कल यानी 6/2/2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बाएं से दाएं, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे ज्ञात किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है मेरे प्यारे बच्चों के नीचे दिए रेखा चित्र में मांग की लोच है। तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी परवर्ती साधन यल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है क्यू बटा एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति के नियम को S बराबर एफ पी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो उसका नाम है मार्शल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कहता है कि एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या होती है? तो वो होती है बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति में भिन्नता, मांग की लोच में भिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो मांग वक्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो औसत आगम वक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का आता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग हमें इसका माल्थस के साथ या फिर जे.एम. स्किन्स, करेक्ट आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। ये प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन माल्थस के साथ जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न कहता है किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। सभी बैंकों का बैंकर कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 रुपये के नोट को छोड़ाकर बाकी नोटों को जारी करता है। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के नियम में से कौन से तत्व है? तो एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के नियम में से निवेश भी होते हैं, उपभोग भी होते हैं, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? तो वास्तविक निवेश कौन हो जाएगा? हमारा भवनों का निर्माण वास्तविक निवेश होता है। वहीं 50 नंबर कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो बजट का संबंध अनुच्छेद 112 का है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? तो अप्रैल से मार्च। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि यदि क्या हो जाएगा? पी एसी के बराबर होगा। पी जो होगा एसी के विपरीत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 70 नंबर का आता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर आप सभी को पता है कि उपहार कर, आयकर, ये दोनों क्या है? हमारा प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर जो है हमारा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम होता है। 90 नंबर कहता है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो बैंक दर में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप।
22 नंबर प्रश्न कहता है कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न हैं तथा 10,000 प्रति व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, देश में बेरोजगारी की दर हो जाएगी 2%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो ये किया था गॉल एंजिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वास्तविक प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 25 कहता है कि मुद्रा से ने दूर किया है, तो मुद्रा ने किसको दूर किया? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया है। 26 कहता है कि आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? तो बचत और निवेश बराबर होते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या? मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फार्मों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। एकाधिकार में फार्मों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है, तो समग्र मांग का घटक क्या नहीं हो जाएगा? तो वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और आखिरी प्रश्न कहता है 30 नंबर की विदेशी विनिमय दर क्या है? तो वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट एमसीक्यू 30 जो आप लोग के फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरह का पेपर दिए है। अब जो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न में इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्या है? तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एकल मानव जाति का कल्याण किया जाता है, इसमें एक फॉर्म होते हैं और दूसरे फॉर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया जाता है, जैसे कि बैंक। और इसका शुरुआत कब हुआ? तो 1929 में आर्थिक महामंदी के बाद 1933 ईस्वी में व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र में बदल दिया गया। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में देश विदेश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत, उसके निर्धारण तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा व्यय का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत तथा समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत या आय रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक और उपभोक्ता कीमत तंत्र पर कार्य करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आधार आय पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत लागत को परिभाषित कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल लागत में वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। मान लिया जाए लक्ष्य साबुन का उत्पादन किया जा रहा है और अलग से लाइबॉय साबुन का उत्पादन कर दिया गया, उससे जो लाभ प्राप्त हुआ उसे सीमांत लागत कहते हैं। औसत लागत प्रति इकाई कुल उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत बराबर कुल लागत बटा कुल उत्पादन। नेक्स्ट कहता है वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात SLR तो जमा का एक निश्चित प्रतिशत है जिसे देश के सभी वाणिज्य बैंकों को बनाए रखना आवश्यक है। वाणिज्य बैंक अपने SLR को सोने, तरल नकदी या किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रख सकते हैं। यह वाणिज्य बैंकों के उधार और जमा क्षमता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का आता है कि उपभोग फलन किन चरों के बीच संबंध को व्यक्त करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपभोग C और आय Y के बीच संबंध को उपभोग फलन के नाम से जाना जाता है। उपभोग करने की तत्परता पर या प्रवृत्ति को उपभोग फलन या उपभोक्ता वृत्ति कहते हैं, जिसे C बराबर FY उपभोग फलन का समीकरण है। वहीं यह समीकरण बतलाता है कि उपभोग तथा आय के बीच सीधा संबंध होता है। अब हम 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि व्यापार शेष और चालू खाता में अंतर बताएं। तो सभी को पता है कि व्यापार शेष में केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि चालू लेखा शेष में वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के साथ साथ अन्य आर्थिक लेन देन जैसे आय, निवेश और हस्तांतरण भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिए हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमाओं के अंदर एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जब हम व्यय की दृष्टि से सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तो हम उपभोग और निवेश पर किए गए आने वाले व्यय को इसमें सम्मिलित करते हैं। GDP बराबर C प्लस I प्लस G, यानी कि C से परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोग व्यय और I से फॉर्म क्षेत्र द्वारा निवेश व्यय और G से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर सरकारी व्यय। वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यदि हम एक वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी
विदेशों से अर्जित शुद्ध आय साधन आय को जोड़ दे तो हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी प्राप्त करते हैं। वहीं सकल घरेलू उत्पाद का सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंध क्या होता है, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो भी प्रश्न बचे हैं हम कल मॉर्निंग में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अच्छे से देख के जाए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।